इसमें आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे मंत्रिपरिषद से जितने भी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में और उसका एक्सप्लेनेशन उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे ना, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से समझेंगे और बीच में जो फैक्ट उसको जोड़ने लायक वो भी जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आर्टिकल 75 के अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर एडवाइस पर करेगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और आर्टिकल जो 72 है, आर्टिकल 72 के तहत जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के और जो मंत्रिपरिषद है उनकी साथ सभा करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में दिया गया है एक तरह से। ठीक है, तो आर्टिकल 72 भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कि मतलब इसमें राष्ट्रपति के लिए सहायक मंत्रिपरिषद और मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सहित राष्ट्रपति के साथ लेकर कार्य को संचालन करेंगे, मंत्रिपरिषद का संचालन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से के समय लोकसभा के सदस्य थे? एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल या चंद्रशेखर या फिर मनमोहन सिंह? ठीक है, तो उत्तर इसमें क्या है, चंद्रशेखर है। देख लेते हैं क्या है। एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। उस समय ये क्या थे, राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। जबकि चंद्रशेखर बलिया के उत्तर बलिया जो कि यूपी में है, आप लोग जानते ही हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में थे उस समय। 10 नवंबर 1990 को से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं एच डी देवगौड़ा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य या फिर संसदीय प्रकलन समिति के सदस्य। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसमें कौन शामिल होते हैं? तो इसमें कौन शामिल होता है? सभी राज्य के मुख्यमंत्री लोग शामिल होते हैं इसमें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है और इसके पदेन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं और सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य और सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त न हो जाए? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास मत, लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कब तक पद पर रह सकता है? PM। ठीक है, वो जब तक लोकसभा का विश्वास पत्र उसे प्राप्त होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आत्मविश्वास प्रस्ताव, जिसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पूरा त्याग देना पड़ता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी पूरी जो टीम होती है, मंत्रिपरिषद होता है, उसको देना पड़ता है त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में या स्थानीय शासन में? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं भारत सरकार की वो केंद्र सरकार में होती है। जो केंद्रीय सत्ता है उसको मजबूत बनाया गया है भारतीय संविधान के अनुसार और सेंटर को उनके सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई है। देखते हैं आगे क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। भारत अवशिष्ट शक्तियों की विधायी शक्तियाँ होती हैं, केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया था। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों को से तात्पर्य ऐसे विषयों पर होता है विधि बनाने की शक्ति से है जिसमें उल्लेख संविधान की जो 7वीं अनुसूची है किसी भी सूची को अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो इसमें एक इफेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, कनाडा के संविधान से विशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया है ये, और आर्टिकल 248। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध
इनमें से कोई नहीं, या फिर राम जन्मभूमि विवाद। ठीक है, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे संबंध में है, तो केंद्रीय राज्य संबंध निर्देश करता है सरकारी आयोग। भारत सरकार ने वर्ष 1983 में राणा रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन करते हैं। और अन्य सदस्य कौन थे इसमें? शिव रमन एवं SR सेन। आयोग का गठन केंद्र और राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संतुष्टियाँ देने के लिए किया गया था। इसे वर्ष 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, वर्ष 88 में, माफ कीजिए, वर्ष 88 में रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, या फिर होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का गठन अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, कास्टिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद, रिलीजन जैसे समस्याओं को निपटने हेतु की गई थी। इसके परिषद के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, तो HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, इसका आंसर वैसे D है। यहाँ पर दिया हुआ है पूरी डेट के साथ में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहते हैं। चंद्रशेखर जो है वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहते हैं। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 10 अक्टूबर 1999 से ये 22 मई 2004 तक रहते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट के स्तर के मंत्री से संबंधित है। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद शब्द का पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री के संसद के उच्च सदन के सदस्य होते तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते थे। वे निम्न सदन में बजट पर रोक नहीं बोल सकते थे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते थे। उन्हें प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदस्यों का सदस्य बनना पड़ता। तो इसका आंसर क्या है? A है। ठीक है, यहाँ वाला ये वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य भी हो। भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, उन्हीं के खिलाफ लाया गया, तो अपने खिलाफ वोट नहीं दे सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन होता है मूल संविधान के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों के से हटकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो जो उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन होता है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। देखते हैं अभी भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें, कोई प्रावधान नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है। अब तक 6 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवी लाल, ये 2 बार बनी थी, और लाल कृष्ण आडवाणी ये उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये पहले का इसमें दिया हुआ है, अभी और भी लोग बन चुके हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि उसमें गूगल में सर्च करके आप भी कुछ सर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पता लगेगा। अभी भी इस समय कौन है, कौन है बताएंगे। निम्नलिखित संविधान में संशोधन में कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 91वां संविधान संशोधन के हैं,
या अनुच्छेद आर्टिकल 75(1) के तहत 35% के मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। हम जितने भी हैं सेक्शन हैं जो कवर करने वाले हैं, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वनडे हो या फिर वो कोई पीसीएस लेवल का हो या यूपीएससी का ही क्यों ना हो, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।